तो बच्चों आज एनसीईआरटी पार्ट 2 के सेशन में चार्ज एंड फील्ड के एनसीईआरटी वाले सेशन में पार्ट 2 में आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज का डिस्कशन किया था। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको दे रखा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? देखिए, कूलम्ब्स लॉ इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स है उसका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक, मतलब दो नंबर्स के कैलकुलेशन की गई न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो न्यूमेरिकली कितना है, उसका जो डिस्कशन है वो कूलम्ब्स लॉ है। When the linear size of charge bodies are much smaller than the distance separating them, ये कह रहा है कि जब दो चार्ज बॉडी ऐसी ली जाएं जिनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो, मतलब आपने दो ऑब्जेक्ट लिए, दो चार्ज ऑब्जेक्ट लिए, लेकिन वो गैप बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट चार्ज या लीनियर साइज पॉइंट चार्ज माने जाएंगे। ठीक है, when the linear size of charge body are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charge body are treated as a point charge। समझ रहे? मतलब कहने का मतलब ये कूलम्ब्स लॉ, इसका मतलब पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। सपोज करो लीनियर ऑब्जेक्ट भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि उन्हें बहुत दूरी पर रख दिया जाएगा दे विल कंसीडर एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो कुल मिला के कूलम्ब्स लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मतलब संख्यात्मक स्टेटमेंट है, संख्या के बारे में बताता है, कितना नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड का बात बता देगा कि भैया कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस फाउंड दैट इट varied inversely as square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges। मतलब ये बताया गया, पहली बात तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस में काम करता है। अब क्या सर पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? जरूरी नहीं बॉडी बहुत छोटी हो, बॉडी बड़ी भी हो, यदि उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है तो उन बॉडीज को पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं पॉइंट चार्जेस वो चार्ज बॉडीज है जिनके बीच का गैप उनके साइज के रिस्पेक्टिव बहुत ज्यादा है। जिन दो चार्ज बॉडीज के बीच का गैप उनके साइज के रिस्पेक्टिव बहुत ज्यादा होता है वो दोनों चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज मानी जाती है। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि यदि दो पॉइंट चार्ज हैं तो पॉइंट चार्ज का जो अप्रोच है वो ये है कि दो चार्ज बॉडी का जो शेप बहुत ही कम है और उसके कंपैरेटिव उनका गैप बहुत ज्यादा है। तो दो चार्ज बॉडी में गैप उनके साइज के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा हो तो वो दोनों चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज कंसीडर की जाएंगी। मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इनके गैप का बीच का गैप R है। तो यही लिखा है इसमें, समझिएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, ये देखिए इसमें ये बात, इस बात को लिखा हुआ है, देखिए लिखा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस फाउंड दैट वेरीज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मतलब दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो उनके मल्टीपल प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के गैप के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट लगा दिया तो ये आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। ये दो चार्जेस के बीच फोर्स का फॉर्मूला हो गया। यही आपको इसमें दे रखा है, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस फाउंड दैट इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के अकॉर्डिंग टू वेरी कर रहा है एंड प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने मिला लिया तो हमें एक रिलेशन आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में इतना इसमें दिया है। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है, एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये कूलम्ब्स लॉ जो है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, thus the 2 point charges Q1 Q2 are separated by distance R in vacuum, the magnitude of the force between them given by
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा समझो, तो अब आपका दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब क्या है भाई? ये मॉड क्यों लगा दिया गया? अब समझो, चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब मान लीजिए आपसे +2 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम के बीच का फोर्स पूछेगा, तो ये कहना चाहता है कि आप केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करिए, साइन यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब आपको +2 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम के बीच आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जब आप Q1 इंटू Q2 करेंगे तो विदाउट साइन लेके चलेंगे तो काम चल जाएगा। मतलब +2 है तो भी +2 रख लीजिए, -3 है तो भी +3 रख लीजिए। मतलब कुल मिला के साइन लेने की आवश्यकता नहीं है, इट विल टेकन एज ए मॉड। ठीक है, इसलिए मॉड होता है कि आप साइन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, या ऐसा कह लो कि मल्टीप्लाई करने पे जो भी साइन आएगा उसको मॉड करके प्लस कर लोगे। मतलब आपको कुल मिला के ये समझना है, यू कैन इग्नोर द साइन व्हाइल यूजिंग दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, तो दो चार्जेस के बीच फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, मॉड हो गया। आगे देखते हैं, हाउ डिड कूलम्स अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट? कूलम्स यूज ए टोरिजन बैलेंस फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर। अब ये बात आती है कि भैया कूलम्स को ये लॉ मिला कैसे? तो कूलम्स ने जब ये लॉ कैलकुलेट किया या बनाया, तो उन्होंने चार्ज की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी थी। मतलब प्रैक्टिकली वो चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, उन्होंने टॉरिजन बैलेंस का यूज किया। टॉरिजन बैलेंस में क्या किया समझिएगा। टॉरिजन बैलेंस में मान लीजिए एक जार है और उन्होंने एक सेटअप ले लिया इस तरह से और एक चार्ज बॉडी को लेकर आए। अब जब ये चार्ज बॉडी, थोड़ा चार्ज इसको दे दिया, थोड़ा चार्ज इसको दे दिया, ठीक। अब चार्ज बॉडी को जब इसके पास लाए, दोनों पे चार्ज Q है, तो चार्ज आने पर ये इससे रिपल होता था, सामने आने पर ये रोटेट हो सकता था, एक थ्रेड से लटका हुआ था, तो ये ऐसे रोटेट हो जाता था। तो उन्हें कहा अच्छा ठीक है, फिर उन्हें इस वाली चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करा दिया, तो दोनों में चार्ज आधे आधे हो गए। अब दोनों में चार्ज Q/2 हो गया। तो अब इसको चार्ज इन्होंने Q/2 कर दिया, चार्ज की वैल्यू बदल दी, तो देखा फोर्स और आधा हो गया। फिर उन्हें चार्ज को फिर इस Q/2 को फिर दूसरी चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया, तो अब फिर आधा आधा बढ़ गया। तो अब ये Q/4 दोनों पे आ गया। तो अब ये Q/4 वाला चार्ज इसके पास लेकर आए, चार्ज दे दिया इसको, तो ये इसका चार्ज, अब ये इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो 1/4 हो गया। अब वो कैसे पता लगा? जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जा रहा था। पहले Q चार्ज जब इसके सामने आ रहा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था, फिर उन्हें से Q/2 कर दिया। भाई किसी अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये चार्ज जब आधा हो गया तो डिफ्लेक्शन आधा हो गया, ये कम डिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर यहाँ पर दूसरा चार्ज ला के दिए तो ये और कम डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो देखा कि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू कम करते जा रहे थे, वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा था। समझ पा रहे हैं? मतलब टॉरिजन बैलेंस में क्या है, एक कंटेनर के अंदर एक वायर से एक दो चार्ज बॉडी आपस में ऐसे बार से लटकी है, और एक दूसरी चार्ज बॉल लाते थे, यहां इसके सामने रख देते तो ऐसे रिपल होती थी। तो पहले Q चार्ज की बॉडी थी तो ज्यादा रिपल हुई, फिर उन्होंने किसी अनचार्ज बॉडी से उसको कनेक्ट कराया तो चार्ज आधा आधा हो गया। तो अब Q/2 चार्ज बॉडी की बॉल लेकर आए तो वो थोड़ा कम डिफ्लेक्ट हुई, फिर Q/4 चार्ज की बॉडी लेकर आए तो थोड़ा सा और कम डिफ्लेक्ट हुई। तो उन्होंने समझ में आ गया चार्ज का अमाउंट कम करने पर डिफ्लेक्शन फोर्स भी कम होता जा रहा है, ठीक। फिर उन्होंने चार्ज की वैल्यू फिक्स करके डिस्टेंस को वेरी करके देखा, तो वो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने लगी। उसके हिसाब से उन्होंने ये फॉर्मूला बना लिया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं जानते थे, लेकिन सिर्फ चार्ज को ये जानते थे, वो एक कंसेप्ट ये जानते थे कि यदि किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराएंगे तो दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा, Q/2 और Q/2। हमेशा एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करा देते थे, उसका चार्ज आधा कर देते थे, फिर वो आधे चार्ज की बॉडी लाते थे तो डिफ्लेक्शन आधा हो जाता था, फिर उसको अनचार्ज बॉडी से टच कराते तो 1/4 हो जाता था, तो डिफ्लेक्शन भी 1/4 हो जा रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। फिर दोनों का अमाउंट आधा आधा कर दिया तो और वो दोनों को आधा आधा कर दिया तो फोर्स 1/4 हो गया, डिफ्लेक्शन 1/4 हो गया। तो उनको समझ में आ गया कि दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। यही बात इसमें देखो समझाई गई है। क्या बताया है? हाउ डिड कूलम्स अराइव, हमें इसी चीज को थोड़ा समझना है आपके साथ। मतलब आप समझिए, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़वा दूंगा,
आपको एनसीईआरटी पढ़ना समझना सिखा दूंगा, एक एक बात प्रॉपर डिस्कस कर दूंगा, समझिए। हाउ डिड कूलम्ब अराइव एट दिस लॉ ऑफ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? कूलम्ब यूज ए टॉरिजन बैलेंस, कूलम्ब ने टॉरिजन बैलेंस का यूज किया फॉर मेजरिंग द force between two charged metallic sphere. When the separation between the two sphere is much larger, the radius of each sphere, the charge sphere may be regarded as a point charge. ये तो समझा चुका हूं कि the separation between two sphere is much larger and radius of each sphere, then radius of each sphere, the charge sphere may be regarded as point charge. मैं आपको सिखा चुका हूं कि चार्ज स्फीयर के बीच का गैप ज्यादा हो और उनका साइज छोटा हो तो उनको हम पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक। However, the charge on the sphere were unknown to begin with. How then could he discover a relation like? तो कैसे किया इन्होंने चार्ज, वही मैंने आपको बताया, चार्ज की वैल्यू नहीं पता थी, बस वो ये जानते थे, समझिए। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि उन्होंने काम क्या किया। टॉरिजन बैलेंस कोई बहुत बड़ा, ऐसा कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है, कुल मिला के एक जार है और जार में एक थ्रेड है और थ्रेड से उन्होंने एक चार्ज बॉल को लटका दिया, बढ़िया। एक चार्ज बॉल, ठीक। यहां पर सस्पेंशन नॉब है, इस तरह से समझ लीजिए, और यहां से रोटेट भी हो सकता है, ठीक। और एक दूसरी चार्ज बॉल अलग से लेकर आए, इसको भी उन्होंने क्यू चार्ज दे दिया और यहां पर भी क्यू चार्ज दे दिया। अब जरा सोचिए, तो जब इन्होंने क्यू चार्ज दिया, यहां क्यू चार्ज था, तो इसके चार्ज से ये वाला डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, फिर उन्होंने इसको निकाल लिया बाहर। अब इस क्यू चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों पे चार्ज आधा आधा हो गया। जो चार्ज बॉडी एक का चार्ज क्यू, एक का चार्ज 0 है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों पे चार्ज आधा। अब ये आधे चार्ज की बॉडी को यहां ले गए तो अभी भी रिपल करेगा, लेकिन अब डिफ्लेक्शन पहले से कम हो गया, डिफ्लेक्शन पहले से आधा हुआ, तो समझ गए चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करता है। फिर उन्होंने Q/2 वाली चार्ज वाली बॉडी को फिर बाहर निकाला, फिर अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट किया, तो अब चार्ज 1/4 बढ़ गया। अब 1/4 वाला चार्ज बॉडी जब यहां ले गए तो अब ये डिफ्लेक्शन पहले से 1/4 हो गया। तो यही बात इसने समझाने की कोशिश किया। देखो, thought the following simple way. Suppose the charge on the metallic sphere is Q. If the sphere is put in contact with identical uncharged sphere, the charge will spread over two sphere. By symmetry, the charge on the each sphere will be Q/2. Repeating this process, we can get charge of Q/2, Q/4. Coulomb varied the distance for fixed pair of charges and measured the force for different separation. He then varied the charges in the pair, keeping the distance fixed. मतलब एक बार क्या किया उन्होंने, चार्ज बदल बदल के डिफ्लेक्शन चेक कर लिया और एक बार चार्ज फिक्स करके डिस्टेंस बदल बदल के डिफ्लेक्शन चेक कर लिया, ठीक है। तो Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at the manner described above. इस तरह से जो है Coulomb's law आया। तो Coulomb's law discovered the law without knowing the explicit मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब देखिए, इस डिस्कशन में हमें चार्ज दिखाई तो दे रहा नहीं, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं पता था, लेकिन हम ये जानते थे कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज आधा जरूर हो जाएगा, तो बस हमारा काम उसी से चल गया। हम बार बार अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करके उसके चार्ज को आधा, 1/4, 1/8 कर करके हम जो है चेक करते जा रहे थे, ठीक। Coulomb's law now can be employed to the furnish a definition of unit of charge in the relation K is so far arbitrary, we can choose any positive value of K. The choice of K determines is the size of unit of charge. In SI unit, K is about 9 to 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, समझिएगा। तो अब हम ये बात समझ गए कि जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मॉड नहीं भी लिखोगे तब भी समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये समझ गए कि फोर्स निकालने के लिए आपको चार्ज के साइन की जरूरत नहीं होगा। यदि आप SI सिस्टम में सब कुछ यूज करते हो, we can choose any positive value of K. The choice of K determine the size of the unit of charges. In SI unit, K is about,
तो यदि आप SI यूनिट यूज करते हो तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा तो फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है दिस इज वैलिड इन एयर और स्पेस। तो दो चार्जेस की भी जो फोर्स है उसका फॉर्मूला 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, द यूनिट ऑफ चार्जेस दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस चॉइस इज कॉल्ड कूलम्स, which is we defined earlier in the section 1.4. Putting this value of K, we see that force is 9 × 10⁹ न्यूटन। क्या सर ये क्या चीज है? देखो अब हमने समझ लिया एक अप्रोच की, यदि दो चार्जेस Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर हैं, वो भी एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो फोर्स का फॉर्मूला है वो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब हमें समझना है कि यदि हम 1 कूलाम चार्ज लें, अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, दैट द 1 कूलाम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब जरा सोचो, यदि हम इन दोनों चार्जेस को 1 कूलाम कर लें, इनके बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर कर दें, तो जरा फोर्स की वैल्यू चेक करो। तो जगह 9 × 10⁹, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो यह आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। समझिए कितनी बड़ी बात है। ये कह रहा है कि यदि बेटा दोनों चार्जेस यदि 1 कूलाम के हों, दोनों चार्जेस यदि 1 कूलाम के हों और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। 10⁹ न्यूटन समझते हो? 10⁻³ पे 1000 न्यूटन होता है और ये 10⁹ न्यूटन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो मतलब आप समझिए कि 1 न्यूटन का मतलब समझते हैं 1 kg की बॉडी को वो मूव करा सकता है। तो अब 1 न्यूटन तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब पर सेकंड वो 1 मीटर जाए, इतना जाने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो 1 न्यूटन होता है। ठीक, अब 1 kg की बॉडी को वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे सकता है कि वो 1 सेकंड में 1 मीटर ठीक ठाक होता है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो 1 kg की बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर मूव कर सकती है। और आप कितना लगा रहे हैं? 10⁻³ पे 1000 न्यूटन होगा, 1000 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स डेवलप होता है जब मात्र एक कूलाम के 2 चार्ज होते हैं। तो इससे समझ में आया कि जो कूलाम है वो चार्ज की बड़ी यूनिट है। मतलब एक कूलाम के 2 चार्ज हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो यदि एक कूलाम के 2 चार्जेस को आप 1 मीटर की दूरी पर रख दें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन होगा, जो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो कूलाम है वो चार्ज की बड़ी यूनिट है, कूलाम चार्ज की स्मॉलर यूनिट नहीं है। यही बात बता रहा है दैट कूलाम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude experience electric force of repulsion of magnitude ठीक। अब देखिए of magnitude 9 × 10⁹ न्यूटन। 1 कूलाम इज एविडेंटली टू बिग ए यूनिट टू बी यूज, मतलब 1 कूलाम जो है बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक, इन प्रैक्टिस in electrostatic one uses smaller unit like 1 millicoulomb and 1 microcoulomb। मतलब इतनी देर के डिस्कशन से हमें ये समझ में आया कि भैया दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला वो भी तब जब वो दोनों चार्जेस किसमें रखे हों, एयर या वैक्यूम में। यदि दो चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हों तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, उससे बड़ी बात कि ये जो
कूलाम है वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम स्मॉलर यूनिट भी यूज करते हैं, 1 मिली कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम। जिसमें 1 मिली कूलाम जो होता है वो 10 की पावर -3 कूलाम होता है, 1 माइक्रो कूलाम क्या होता है, 10 की पावर -6 कूलाम होता है। सही। और थोड़ा अच्छा समझते हैं, द कांस्टेंट k इज यूजुअली पुट 1/4 pi epsilon naught for the later convenience so that Coulomb's law is written as। अब क्या है, ये जो 9 to 10 की पावर 9 है, ये मैथमेटिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के न्यूमेरिकली बराबर होती है। तो हम यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो आपको कूलॉम्स लॉ इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। हाँ, ये मॉड की चिंता नहीं करनी है, मॉड इट इज ऑलवेज आपको ये समझाना चाहता है कि जब दो चार्जेस के बीच आप फोर्स निकाल रहे हैं, यू कैन इग्नोर देयर साइन। वैसे जब आपको दो चार्जेस जोड़ने हैं तब तो साइन लेना पड़ेगा, चार्ज ऑलवेज एडेड विद साइन, चार्ज फॉलो एडिटिव नेचर। लेकिन जब आप दो चार्जेस के बीच फोर्स निकाल रहे हो तो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो इसका मतलब अट्रैक्शन करेगा, ये समझने वाली बात है। सेम नेचर के चार्ज हैं, रिपल्सन करेगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको साइन इग्नोर करने का काम चल जाएगा, उसमें प्लस माइनस साइन लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन यूज मॉड, मॉड मतलब यू कैन इग्नोर द साइन, दोनों प्लस साइन के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब फोर्स का कोई प्लस माइनस साइन की बात नहीं आती। अब बात आती है वेक्टर फॉर्म की। अच्छा, इसमें एक और देखो, epsilon naught is called the permittivity of free space. The value of epsilon naught is SI unit is, SI unit epsilon naught की क्या है, epsilon naught की वैल्यू है 8.85 10 की पावर -12, यूनिट हो गई कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हो। देखो ये कूलाम स्क्वायर, ये epsilon naught ऊपर आ जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा कूलाम स्क्वायर, नीचे न्यूटन बनेगा तो न्यूटन इनवर्स, नीचे मीटर स्क्वायर बनेगा तो मीटर की पावर -2। ये आपका फोर्स हो गया। ठीक, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की मीनिंग हो गई। अब बात आती है कि सर इसका मतलब क्या है, ये जो परमिटिविटी है इसका क्या मतलब है, परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी वर्ड से नहीं महसूस रहा, परमिशन। ये एक्चुअली मीडियम की प्रॉपर्टी है कि कोई पर्टिकुलर मीडियम दो चार्जेस के बीच के फोर्स को किस हिसाब से परमिट कर रहा है। वो दोनों मतलब जितना ज्यादा प्रिमिटिविटी होती है मीडियम, उस मतलब मीडियम की प्रिमिटिविटी जितनी ज्यादा होती है वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को उतना रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब परमिशन की वैल्यू को बताता है। परमिटिविटी मतलब इट इज ऑल अबाउट द परमिशन, है ना, तो उससे रिलेटेड आप इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। नाउ सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज बेटर टू राइट कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। अब जरा बात करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते होंगे। अब जरा समझिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। किसी भी फोर्स में दो चीजें होती होंगी बेटा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। बढ़िया, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। समझिएगा मेरी बात को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं, वो तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब आपको चाहिए डायरेक्शन। अब जैसे इस एग्जांपल में देखो, अब यहां पर है Q1, समझिएगा, समझिएगा। अब हम थोड़ा आपको डायरेक्शन समझाना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म बनाना सिखा देते हैं आपको, जिससे आपके लिए आसान रहेगा। तो किसी भी वेक्टर को कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके बता देते हैं। सपोज करो यहां पे है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, इसका पोजीशन है 1, इसका पोजीशन है 2। बढ़िया। अब यहां का पोजीशन जो है R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है,
अब समझिए, यहां की जो पोजीशन है वो R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, यहां की पोजीशन जो है R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है। अब जरा सोचो, यदि मुझे इसके कारण इस पर फोर्स निकालना है, देखो भैया, तो ये 1 वाला इस 2 पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, F12, ठीक। इसी तरह से ये 2 वाला 1 पर फोर्स लगाएगा, F21, भाई। तो अब यदि मुझे इसका वेक्टर फॉर्म बनाना पड़ जाए F12 का, मान लो ये डिस्टेंस है R, ठीक। अब ध्यान से समझिए, तो अब यहां 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है उसका वेक्टर फॉर्म बनाओ। तो किसी भी फोर्स में बेटा दो चीजें होती है, देखो, फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन, ठीक। तो चलो हम समझते हैं। तो फोर्स में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और यहां डायरेक्शन हम लोग पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर कैप से, ठीक। तो अब यूज करते हैं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें 1 से 2 चाहिए, तो यहां लिख देंगे यूनिट वेक्टर 1 से 2, बढ़िया। अब इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 1 से 2। अच्छा, 1 से 2 की जब बात करेंगे तो थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। अब इसको किसी भी यूनिट वेक्टर को, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया F12। अब जरा सोचो, यदि 2 से 1 की तरफ फोर्स बनाना है तो फिर मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हम कौन सा ले लेंगे, 2 से 1 वाला। अब बताओ, दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, R1 से 2 जो होगा वो माइनस ऑफ R2 से 1 ही तो होगा। तो हम चाहो तो यहां -R12 लिख सकते हैं, हो जाएगा F21 माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ R12, R21 को माइनस ऑफ अरे R12 को माइनस R21 लिख सकते हैं, या R21 को माइनस R12 लिख सकते हैं। अरे ये R21 है ना, तो हम R21 को माइनस R12 लिख सकते हैं ना, उल्टा ही तो है एक दूसरे का। हम ये बोलेंगे R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो R21 कैप जो है वो हो जाएगा माइनस R12 कैप, बढ़िया। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, अच्छा माइनस ले आए ना आगे, हाँ। तो ये जो F21 है इसमें R21 को हम माइनस R12 कैप लिख दें, R21 को माइनस R12 कैप लिख दें, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और ये वैल्यू F12 बन जाएगी। हम ये लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F12 वेक्टर। तो मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इधर की ओर F12 लग रहा है, इधर की ओर F21 लग रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब जितना फोर्स पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है उतना फोर्स दूसरा वाला पहले पे लगा रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दो चार्जेस के बीच जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। दूसरा, जितना पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है उतना दूसरा पहले वाले पे लगा रहा है। तो मतलब तीन बातों का एक ही मतलब, यदि दो चार्जेस के बीच फोर्स पूछा जाए तो भी यही होगा, पहले वाला दूसरे पे कितना लगा रहा है तब भी वही होगा, दूसरा वाला पहले पे कितना लगा रहा है तो भी इतना वही होगा। मान लो मैंने बोला कि 2 कूलाम और 3 कूलाम के बीच मान लो 4 फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, तो तीन बातों का एक ही आंसर होगा। पहला वाला दूसरे पे कितना लगा रहा है 10, मान लीजिए 2 न्यूटन और 2 कूलाम और 3 कूलाम के बीच हमने कह दिया कि इनके बीच 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये तीन क्वेश्चन का एक ही आंसर कि 2 कूलाम और 3 कूलाम के बीच फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन।
2 वाला 3 पे कितना लगा रहा है 10 न्यूटन, 3 वाला 2 पे कितना लगा रहा है 10 न्यूटन। मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स को हम तीन तरीके से कह सकते हैं। दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, पहला वाला दूसरे पे कितना लगा रहा है उतना ही जितना दूसरा वाला पहले पे लगा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि दो चार्जेस में कुछ फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे पे उसका आधा आधा लगा रहा होगा। जितने फोर्स से पहला वाला दूसरे पे लगाता है उतने फोर्स से दूसरा वाला पहले पे लगाता है। ये समझने वाली बात है, यही साइन इसके नोटेशन में समझाने की कोशिश की गई। ठीक, तो जब भी आपको इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करना होगा, इसी चीज को इन्होंने डराइव करके प्रूव किया है। F12 को ले लिया और F21 को ले लिया। चलो थोड़ा इसको और अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको, तो आप इसका प्रैक्टिकल डिस्कशन और मेरे साथ समझ पाएंगे। समझिएगा, देखिए तो आपको इस बात को समझना है कि मैथमेटिकली आप कैसे यूज करेंगे। सपोज करो ये चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, और अब आपको मान लीजिए ये 1 है, आपको F12 बनाना है। क्या बनाना है? F12 कि 1 के कारण 2 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो फोर्स में दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो यहां पर कैसे लिखोगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बढ़िया। और डायरेक्शन की बात करें तो 1 से 2 की तरफ होगा, 1 से 2 की तरफ यूनिट वेक्टर। अब बताओ 1 से 2 की तरफ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बोलेंगे वेक्टर 12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर 12। यूनिट वेक्टर ऐसे तो बनता है, और 1 से 2 का मॉड कितना होगा? R ही तो होगा, तो ये R³ बन जाएगा। तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³, और यहां हो जाएगा वेक्टर 12। कैसे, क्या कहना चाहता हूं मैं तुम्हें भैया? डिफरेंस सिखाना चाहता हूं कि वेक्टर फॉर्म में यदि यहां पर यूनिट वेक्टर है तब तो यहां पर R स्क्वायर है, और यदि यहां पर वेक्टर फॉर्म है तो नीचे R³ हो जाता है। मेरी बात को समझिएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आप कैसे निकालोगे? R12 कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो R12 कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरह से आप जो है आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हो। और ये जो R12 का जो मैग्नीट्यूड होता है ये R के ही बराबर होता है। तो कुल मिला के आपके दिमाग में ही बात होनी चाहिए कि जब यहां यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे R स्क्वायर होगा, जब वेक्टर फॉर्म होगा तो नीचे R³ होगा। कैसे हो सर? थोड़ा और सिंपल कर दो। चलो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। कैसे न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे? इतनी कहानी इसमें लिखी है, इसको हम न्यूमेरिकल कैसे यूज करेंगे? हम आपके लिए सिंपल फॉर्मेट बना देते हैं कि जो आपको यूज करना है। समझिएगा, देखिए अब हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R³ R कैप। ये आपका बेसिक वेक्टर फॉर्म हो गया। जब आपको कुछ ना याद आए तो आपको ये वेक्टर फॉर्म याद करना है। क्या? ठीक है, तो आपको कूलॉम्स लॉ यदि वेक्टर फॉर्म में समझना है तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। बढ़िया। और बाद में इसी R कैप वेक्टर को, R कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, तो जब कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है तभी तो यूनिट वेक्टर बनता है। तो यूनिट वेक्टर यहां वेक्टर R डिवाइड बाई R रखो तो क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
और आर कैप यहां क्या रखोगे, वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये सॉल्व होके आपका क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो देखो न्यूमेरिकल लगाने में आपको ये बात समझनी है, ये कीवर्ड समझो। जब यहां बेटा यूनिट वेक्टर होगा तो यहां पे आर स्क्वायर रहेगा, जब यहां वेक्टर फॉर्म होगी तो यहां पर आर क्यूब रहेगा। और ये जो वेक्टर फॉर्म होती है वो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। सही है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, तो मतलब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं। यदि यहां मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई है, आर कैप, यहां आर कैप है तो नीचे आर स्क्वायर होगा, और यदि यहां वेक्टर आर है मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है तो यहां नीचे आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, और आर क्या है, आर ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वही तो आर है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन बने तो चलो इसका हम एक क्वेश्चन यूज कर लेते हैं तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको इस बात को समझना है कि जब भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है वो भी वेक्टर फॉर्म में, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर लिखोगे तो नीचे आर स्क्वायर, वेक्टर आर लिखोगे तो नीचे आर क्यूब। और वेक्टर आर कैसे निकालोगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल से। और आर क्या है, ये तो मॉड आर है ना, ये आर जो है वो क्या है, एक्चुअली मॉड वेक्टर आर है। तो कहीं कहीं इसको प्रॉपर वे में ऐसे लिखा होता है वेक्टर आर और नीचे लिखा होता है मॉड वेक्टर आर क्यूब। ठीक, चलो थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। देखिएगा, एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज करो यहां पर एक चार्ज है 2 कूलम का, यहां पे चार्ज है 2 कूलम का, यहां के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, सही है, और यहां के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, और फोर्स F12 निकालना चाहता है कि 1 से 2 पर फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो अब देखो कैसे करेंगे। देखो तुम्हें फोर्स के वेक्टर फॉर्म के लिए चाहिए, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म का पहले फॉर्मूला समझो। उसके पहले समझो ये पॉइंट 1 है, तो इनिशियल का वेक्टर फॉर्म बना लो, तो बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप। बढ़िया, फाइनल का वेक्टर फॉर्म बना लो 2 का, क्या बनेगा 4i कैप प्लस 6j कैप। बन गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लो 1 से 2 के लिए, तो क्या बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो 4 में से i घटा दो 3i कैप, 6 में से 2 घटा दो 4j कैप। ये तुम्हारा वेक्टर हो गया। मॉड आर निकाल लो, मॉड वेक्टर आर मतलब आर निकाल लो, तो ये जाएगा 9 + 16, 25 का हो जाएगा 5। अब आपके पास सारी चीजें हो गई, बढ़िया। अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। भैया देखो दो चार्जेस के बीच फोर्स का वेक्टर फॉर्म यही याद करना है तुम्हें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर कैप। जब आर कैप होगा तो नीचे आर स्क्वायर होगा। ठीक, अब आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो व्हेन एनी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो ऊपर वेक्टर आर रख दो और नीचे वेक्टर आर अपॉन मतलब वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, इनको रखिए। कैसे रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरी दुनिया जानती है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 में 2 2 जा 4 हो जाएगा। R का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकाल चुके हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, और नीचे आर क्यूब में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये हो जाएगा 125। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें फोर्स निकल आएगा। सही है, तो हमने आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना आपको सिखा दिया। तो जब भी आपको वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना हो
तो बस आपको इतनी बातें समझनी है, समझिएगा बात को। एक और दिखा देते हैं आपको, एक बार और वेक्टर फॉर्म को डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। तो आपको इतना दिमाग में रखना है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझो भैया, आपको समझना पड़ेगा, जो पहला वाला चार्ज जहां रखा है उसकी पोजीशन हो गई आर इनिशियल, जो पहला वाला चार्ज रखा है उसकी पोजीशन को मान लो R1, दूसरा वाला जो चार्ज है उसकी पोजीशन को मान लो R2। बढ़िया। अब आपको वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो वेक्टर फॉर्म होता क्या है, पहले वेक्टर फॉर्म याद करो। वेक्टर फॉर्म क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। फिर से हम R कैप को ब्रेक कर देते हैं, ये जो R कैप है इसको ब्रेक कर देते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा जब ब्रेक होता है तो वेक्टर फॉर्म ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक तो ये R पता करना है मैग्नीट्यूड वाला, और एक R पता करना है वेक्टर फॉर्म वाला। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको दो R पता करना है, एक पता करना है मैग्नीट्यूड वाला और एक पता करना है वेक्टर फॉर्म वाला। अब वो कैसे निकालोगे? इसका वेक्टर फॉर्म बनाओ तो R1 मिल जाएगा, फिर इसका वेक्टर फॉर्म बनाओ तो आपको R2 मिल जाएगा, फिर R2 में से R1 माइनस कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R मिल जाएगा, R2 माइनस R1 से आपको R मिल जाएगा, फिर इसी का आप मॉड निकाल लो तो आपको स्मॉल r मिल जाएगा। तो R2 माइनस R1 यहां रख दोगे और R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां रख दोगे। ठीक, तो कभी कभी किताबों में डरावने रूप में भी लिखा रहता है। मॉड R का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मॉड R का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो कहीं कहीं यही फॉर्मूला और डरावने रूप में लिखा था, यहाँ वेक्टर R लिखा होता है, वेक्टर यहाँ R2 माइनस R1 लिखा होता है, यहाँ R2 माइनस R1 का मॉड क्यूब लिखा रहता है। उससे खैर हमें कोई चिंता नहीं करनी है, हमें दो चीजें पता करनी है, एक वेक्टर R और एक उसका मॉड R। तो यही मैंने सिखाया था कि जब यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे R स्क्वायर हो जाएगा, जब वेक्टर फॉर्म होगा तो नीचे R क्यूब हो जाएगा। सही है? चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एकदम पक्का आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना समझ में आ जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं बढ़िया वाला। देखिएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, यहां पर चार्ज है 2 कूलम, यहां पे चार्ज है 3 कूलम, यहां के कोऑर्डिनेट्स है 1,1, बढ़िया, और यहां √3 कूलम ले लेते हैं, अपना जेब से क्या जाता है, √3 कूलम, और यहां पे चार्जेस हैं 4,4। यहां के पॉइंट है 1,1, यहां के पॉइंट है 4,4। अब ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 2, और अब हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है F12, F12, ठीक है, या हमें वेक्टर फॉर्म में ही फोर्स बताना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या क्या चीजें होती है? देखो, वेक्टर फॉर्म में एक तो होता है फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर हो गया R कैप। अब इसको थोड़ा और अच्छा कर लें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं वेक्टर R डिवाइड बाई ओन मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर फॉर्म आपका कन्वर्ट होकर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें दो चीजें ढूंढनी है, एक वेक्टर R और एक R क्यूब। मतलब वेक्टर R समझते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर R कौन है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम R1 पता करें, तो इसके कोऑर्डिनेट बना लें वेक्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। फिर हम R2 पता कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4i कैप
सॉरी 2 आई कैप नहीं 2 जे कैप 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, सॉरी हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। फिर R2 पता कर लेते हैं 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा R2 माइनस R1, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो आपको वेक्टर R मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो मॉड R से R मिल जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 3√2, 3√2 आ जाएगा। सही है, ये आपका 3√2 आ जाएगा। अब हमारा मामला बन गया। अब हम ये सारी चीजों को यहां ले जाके यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 की बात करें तो Q1 Q2 में 2 इंटू √3 हो जाएगा। R क्यूब की बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 9 ये हो जाएगा 27, और √2 का स्क्वायर 2√2 हो जाएगा। 2 क्यूब ना, क्यूब करना ना बेटा, तो 3 का क्यूब 27, √2 का क्यूब 2√2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 और एक √2 और आ जाएगा। 3 बार √2 आएंगे तो 2√2 हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में ये वेक्टर R रख दोगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, ये आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। बस अब हमें यही सॉल्व करना है। तो 9 3 जा 27 से ये 27 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपका फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी √3/2 इंटू 10 की पावर 9, और वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ये आपका फोर्स की वेक्टर फॉर्म निकल के चला आया। सीखिए सीखिए सीखिए, मतलब जब भी आपको फोर्स का वेक्टर फॉर्म बनाना होगा, मेरी बात को समझो, जब भी आपको फोर्स का वेक्टर फॉर्म बनाना होगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को फिर हम रिप्लेस करेंगे, समझिए, यूनिट वेक्टर को हम रिप्लेस करेंगे वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड से। यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करेंगे वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड से, तो ये वेक्टर R हो जाएगा, नीचे R क्यूब हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यही दो चीजें आपको चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, इनिशियल पॉइंट पहले वाले चार्ज की पोजीशन का बनाओ तो वो इनिशियल पॉइंट पोजीशन का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। फिर दूसरे वाले चार्ज का पोजीशन का वेक्टर फॉर्म बनाओ तो वो दूसरे वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो एक इनिशियल वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, एक फाइनल वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर R2 माइनस R1 करके आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म बना लोगे, और एक बार उसका मॉड निकाल लोगे तो आपको एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस की मिल जाएगी। फिर आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, यहाँ वेक्टर फॉर्म यूज कर लोगे, यहाँ उसका मैग्नीट्यूड यूज कर लोगे, तो यहाँ 3√2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, कैलकुलेट होकर वेक्टर फॉर्म डिस्कस हो जाएगी। सही है, चलो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, समझिएगा। तो ये बात यहां पर भी समझा रहा है और हम लोगों ने प्रूफ भी इसको डिस्कस भी कर लिया है। तो ये चीज हम लोग खुद भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, देखो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स ऑन 1 2 on charge Q1 due to charge Q2 is obtained is simply interacted F12 is equal to minus F21। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पिछले डिस्कशन में। Coulomb's law agrees with Newton's third law. Coulomb's law gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum. If the charges are placed in matter or intervening medium, then situation gets complicated due to the presence of charge constitute of the matter. We shall consider electrostatic in matter in the next chapter। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हमें वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा और समझना है, थोड़ा और समझ लेते हैं। तो कुल मिला के हम ये समझ पाए कि मान लीजिए, अब समझिए, दो चार्जेस में दो ही तरह के फोर्स लग सकते हैं, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। रिपल्शन लगेगा तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग बाहर की तरफ लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा तो पोजीशन वेक्टर से अपोजिट लगने लग जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट लगने जाएगा, तो माइनस साइन आ जाता है। तो मतलब आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए मैं दो चार्जेस ले लूं Q1 और Q2, यदि दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही फोर्स लगाएंगे, तब तो ये फॉर्मूला इसका माइनस में रहेगा, सॉरी प्लस में रहेगा।
तो यदि हम इसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां हो जाएगा R12 कैप। ये तो फॉर्मूला फॉर्मेट हो जाएगा रिपल्शन के केस में, क्योंकि तब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन जब अट्रैक्शन की बात आएगी तो अट्रैक्शन फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर की तरफ लगता है, बाहर का लगता है। सपोज करो हमने एक चार्ज प्लस का Q1 ले लिया, दूसरा चार्ज माइनस का Q1 ले लिया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इसी तरफ होगा, लेकिन इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो तो अंदर की तरफ लग रहा होगा। अब जब ये अंदर की तरफ लग रहा होगा तो हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर है वो उल्टा हो जाएगा, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में अब बदल जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप या R12। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि दो चार्जेस Q1 Q2 पे लग रहे हैं, दो चार्जेस फोर्स लग रहा है, तो यदि फोर्स रिपल्शन का है तो वो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग लग रहा है, तो प्लस साइन में रहेगा वेक्टर फॉर्म उसका, और यदि अट्रैक्शन लग रहा है तो उनका वेक्टर फॉर्म नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो इसको सिंपल भाषा में चाहे 1 से 2 की बात करें चाहे 2 से 1 की बात करें तो ये कॉमन पार्ट है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कॉमन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब आप समझिए, तो यदि मैं आपको कूलॉम्स लॉ लिखने को कहूं तो आपको 3 तरीके से समझना है। मान लीजिए मैं दो चार्जेस दे दूं Q1, दूसरा चार्ज दे दूं Q2, ये डिस्टेंस दे दूं R, ये पोजीशन 1 दे दूं, ये पोजीशन 2 दे दूं, तो आप 3 तरीके समझेंगे। केवल मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है तो मैग्नीट्यूड डिस्कस करने का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बात खत्म। जब भी आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करना है तब वो आर कैप यूनिट वेक्टर इन सब की कोई दिक्कत नहीं, तब आप सीधे फॉर्मूला लगाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्कस कर लो। तो पहला तरीका तो कूलॉम्स लॉ को लिखने का ये हो गया। दो तरीके और वेक्टर फॉर्म में दो तरीके से हो सकता है। यदि रिपल्शन हो रहा है तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे हो जाएगा R3, यहां हो जाएगा वेक्टर R, बात खत्म। वेक्टर R समझते हो ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो रिपल्शन होगा तो आप इस बात को पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे, ठीक है, तब हम कहेंगे भैया फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। और अट्रैक्शन होगा तो यही फोर्स अंदर लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट लगेंगे। तो जब अट्रैक्शन होता है तो इसी का वेक्टर फॉर्म नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, तब यही वेक्टर फॉर्म नेगेटिव साइन साथ जाता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। सही है, क्या ये बात आप समझ पाए कि आपको समझना है जब रिपल्शन लगेगा तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग लगेगा फोर्स, तो जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेक्टर फॉर्म प्लस साइन के साथ होगा। लेकिन यदि अट्रैक्शन है तो वेक्टर फॉर्म नेगेटिव साइन के साथ होगा। मतलब आपसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स का वेक्टर फॉर्म पूछे तो हमेशा नेगेटिव होगा, यह भी हम आपको सिखाते भी है। ठीक, तो 3 तरीके से हम फोर्स का मतलब वर्किंग अपने दिमाग में जरूर बना के रखनी है। केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करना है तब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिस्कस करो। लेकिन यदि रिपल्शन और अट्रैक्शन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करना है तो रिपल्शन में ये प्लस साइन रहेगा, अट्रैक्शन में यहां पर ये माइनस साइन रहेगा। चलो इससे जुड़ा एक सवाल है, उसको करके दिखाते हैं आपको। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन का डिस्कशन है वेक्टर फॉर्म में, इसको समझाने की कोशिश, थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। वेक्टर फॉर्म में किया नहीं, खाली केवल डिस्कशन किया क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग, देखिएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से करा देता हूं, इसी से जुड़ा हुआ, एग्जाम में आया भी है नीट में, तो थोड़ा सा आपको और डिस्कस हो जाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी उस पर लगने वाले कोलंबियन फोर्स की। जरा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर मैं बात कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म। फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अभी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलंबियन फोर्स बिटवीन
वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलंबियन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक, अब जरा सोचो, हाइड्रोजन एटम में अंदर की ओर एक प्रोटॉन है, ठीक, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन एक चार्ज वाली, चार्ज बॉडीज की बात करें, चार्ज पार्टिकल की, तो अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन है, बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो इनके भी यदि मान लो डिस्टेंस r है और तो इनके बीच तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब यदि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और यदि आपको इसका वेक्टर फॉर्म बनाना है तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अब यहां पर जो वेक्टर फॉर्म बनेगी वो नेगेटिव साइन के साथ बनेगी। तो यदि मैं इसका वेक्टर फॉर्म बनाने पर आ जाऊं तो क्या लिखूंगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। मैंने बताया ना R कैप होगा तो नीचे R स्क्वायर, और यदि इस R कैप को ब्रेक कर लो, वेक्टर R को लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। सही ना, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, साथ में R कैप लग जाएगा। माइनस क्यों है, क्योंकि यदि ये फोर्स बाहर की तरफ होता तो यहां प्लस साइन होता, फोर्स अंदर की तरफ है तो यहां माइनस साइन आया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हेन एनी वेक्टर डिवाइड बाय ओन मैग्नीट्यूड। तो आर कैप को ब्रेक करोगे तो वेक्टर आर अपॉन आर आ जाएगा, तो वेक्टर आर ऊपर रहेगा, ये आर नीचे आएगा, तो ये आर क्यूब बन जाएगा। ठीक, तो हमने ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मैं कोड वर्ड पहले से हम समझा चुका हूं कि ऊपर आर कैप होगा तो नीचे आर स्क्वायर होगा, ऊपर यदि आर वेक्टर आ गया तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर कैप को ब्रेक करके ये बना है। सही है, चलो अब हम लोग ये आपको जो बुक में सवाल है इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझिएगा। देखिए, हमें इस क्वेश्चन पे डिस्कस करना है क्या चीज है, क्या बताना चाहता है ना, इसको डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं, अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं क्या चीज है। कह रहा है कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस and Newton's law of gravitation force between two stationary point mass both have inverse square law dependent on the distance between charges and masses respectively. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude for an electron and proton, and for two proton estimate the acceleration of the electron and proton due to the electric force on their mutual attraction. देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और दो मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये बात बोल रहा है कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। देखो बेटा, दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दो मासेस के बीच जो फोर्स लगता है, दो मासेस के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यही बात बोल रहा है, पहली जो दो लाइन है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point mass both have inverse square dependence। दोनों में इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 1/r स्क्वायर को दोनों फॉलो करते हैं। मतलब कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं।
अब क्या कह रहा है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स को डिस्कस करना है। अब जरा सोचो, यदि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो चलो हमने पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारे पास प्रोटॉन हो गया, सही, और हमने इनके बीच की डिस्टेंस ई रख दी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ये अपोजिट नेचर चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स डिस्कस करें तो माइनस, यही देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स लिख दिया इन्होंने, -1/4πε0 Q1 Q2 में E स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव ही है, तो उसको भी हम माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, -G मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R स्क्वायर। सेम डिस्टेंस पे तो कंपेयर करोगे तो ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन, ये देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R स्क्वायर हो गया। दोनों को उठा के हमने डिवाइड कर दिया, तो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास स्टेप बनती है, R स्क्वायर तो कट जाएगा, ये आ जाएगा E स्क्वायर, ये 4πε0 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा MP इंटू ME। ठीक, और इसको सॉल्व करके लगभग इतना आ गया, 2.4 इंटू 10⁻39। कैसा, इसका क्या मतलब है, ये आ गया। अब इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई किसी को? भाई दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो मास भी तो है, तो मास के कारण वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और चार्ज के कारण भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे हो? मतलब हमें समझना पड़ेगा, दो चार्ज बॉडीज आपस में यदि अट्रैक्ट हो रही है या रिपल हो रही हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन रखा गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा गया। ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था, R की वैल्यू दोनों की सेम थी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं पाई 3.14 होता है, ε0 8.85 10⁻12 होता है। तो ये सारी चीजें रख के जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया 2.4 इंटू 10⁻39। तो हमें समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है। अब इसी में देखो, ऑन सिमिलर लाइन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच ऐसे निकाला जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वहां दो प्रोटॉन लग दिया, जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास है वहां दो प्रोटॉन के मास ले लिए। तो सेकंड पार्ट में फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकाला, तो वो आया 10⁻36 1.3, ये है 1.3 इंटू 10⁻36 आया। इसका मतलब एक और बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन में, मतलब रिपल्सन से ज्यादा अट्रैक्शन है। समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो however it may be mentioned here that the sign of the two forces are different. For two proton and the gravitational force is attractive in nature and the Coulomb's force is repulsive. The actual value of these forces between two proton inside the nucleus, distance between two proton is 10⁻15 inside the nucleus. ठीक है, अब आपको समझना है the dimension of the two forces shown in that electrical forces are enormously, the dimension ratio of the two forces shows that electrical force is enormously stronger than the gravitational force. हम यही समझाना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज्यादा है।
यही इस बात को ये एक्सप्लेन करना चाहता है, समझिएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन इन सेम मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑन ए प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, देखो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑन ए प्रोटॉन। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स होता है, जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाता है उतना फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाता है, तो हम लोग पहले से जानते हैं। द मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस अप्रोक्स इतना आ गया। ठीक, तो कुल मिला के हमें इस बात को नॉलेज के रूप में समझना है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक प्रोटॉन ले लिया, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम ली गई थी, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गई। और अब यदि इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स निकाला जाए तो 9 इंटू 10 की पावर 9 ये ले लिया गया, Q1 ये हो गया, 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर कर दो और नीचे हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, और ये सॉल्व होके 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन आया है। ठीक, तो ये हम समझना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जितना, अब ये जो फोर्स आया है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो कहते हैं इतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगा रहा है, इतना ही फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma द एक्सेलरेशन दैट एन इलेक्ट्रॉन विल अंडरगोज। अब यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यदि आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो फोर्स अपॉन मास कर दो, यही फोर्स ले लो 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। भाई इतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगेंगे। किस एक्सेलरेशन से भागेंगे, फोर्स अपॉन मास लगाओगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोनों का मास तो अलग अलग है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और है, प्रोटॉन का मास कुछ और है, तो दोनों भागेंगे तो, लेकिन ज्यादा तेज कौन भागेगा, जिसका मास कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा। ये यही समझाना चाहता है। देखो इसमें यह है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सीखो बेटा ये क्या सिखाना चाहता है, इसकी वर्किंग में बहुत से कंसेप्ट हैं, लेकिन बस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है, इसलिए आपको कंफ्यूज कर रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये कह रहा है कि आपने, ये बी पॉइंट में मैं आपको सिखाता हूं, ये कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास प्रोटॉन है, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों के मासेस अलग अलग हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चाहे फोर्स लगाए, चाहे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाए, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, और उस फोर्स की वैल्यू को इन्होंने कैलकुलेट करके निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब दोनों पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को खींचेंगे तो भागना शुरू करेंगे। अब जब भागना शुरू करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन। तो देखो दोनों पर फोर्स तो सेम हो गया, फोर्स इसमें भी उतना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी उतना लगाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे भी उतना लगाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो होता है फोर्स अपॉन मास। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है तो प्रोटॉन का मास एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फोर्स के कारण भागेंगे तो दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी भागेगा, प्रोटॉन धीरे धीरे भागेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों में फोर्स तो सेम लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो जिसका मास कम होगा वो तेज भागेगा ना। तो यही यहां पे देखो, इन्होंने पहले दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज और उनके बीच का गैप रख के कैलकुलेट करके इन्होंने 2.38 न्यूटन लगाया। लेकिन जब उन्हें एक्सेलरेशन निकालना था तो इलेक्ट्रॉन का जब एक्सेलरेशन निकाला तो फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया 9.1 इंटू 10 की पावर 31 केजी से, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ये आया, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आया
2.5 इंटू 10 की पावर 22 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब उसी फोर्स को देखो, ये 2.3 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन वाला ही फोर्स है, इस फोर्स को जब प्रोटॉन के मास से डिवाइड किया, प्रोटॉन का मास इससे थोड़ा ज्यादा है, ये -31 है, -27 है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया 1.4 इंटू 10 की पावर प्लस 19। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आया 10 की पावर 22 और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आया 10 की पावर 19। 90 से 22 मतलब 1000 गुना कम स्पीड है। समझ पा रहे हो, 1000 गुना कम स्पीड से प्रोटॉन भागेगा। देखिए, ये सिखाना यही चाहता है, ये कहानी के रूप में आपको समझाना चाहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप आमने सामने रखते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाता है उतना फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, दोनों पे फोर्स सेम होगा। बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सामने रखने पर दोनों पर बराबर फोर्स लगेंगे। बोले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना लगा रहा है? F। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे कितना लगा रहा है? F। दोनों ही फोर्स सेम होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों के ही चार्ज E होते हैं, तो ये E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। फोर्स तो सेम हो जाते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उनके एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। सही है, दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब जब बताओ, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आमने सामने होंगे तो दोनों पे फोर्स सेम होगा, लेकिन दोनों का मास तो अलग अलग है ना। तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, प्रोटॉन स्लो भागेगा। और वही उन्होंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन 2.5 10 की पावर 22 आया और प्रोटॉन का 1.4 10 की पावर 19 आया। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? चलो थोड़ा और अच्छा समझते हैं। ठीक, चलो एक और देखते हैं। बढ़िया, हटाने से कोई फायदा नहीं, अभी आपको काम आएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा, नहीं? इसका ये देखिए क्वेश्चन और है इसमें, देखो इसमें क्या समझाने की कोशिश की है, इसको समझते हैं। इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, आपको खुद ही अपनी तरफ से क्या चीज है। ये देखो, ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग। इन्होंने एक केस बना रखा है ए और बी, ठीक है। फिर उन्होंने ए को सी से टच करा दिया, बी को डी से टच करा दिया, और उसके बाद फिर इनके बीच का गैप आधा कर दिया बाय एन इंसुलेटिंग। बढ़िया, handle brought to close such that distance between their centers resulting repulsion of A and B noted by signing the beam of repulsion touch to uncharged sphere A and C। इसको मैं आपको समझा देता हूं, क्या स्टोरी है, मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूं। इस कहानी को मैं अपने स्टाइल में समझा देता हूं तो आप इसको समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि हमारे पास भैया दो चार्ज स्फीयर हैं, Q और Q। बढ़िया, और मान लो उनके बीच का R जो है 10 सेंटीमीटर है। ये इनका केस 1 है, ठीक, समझिएगा, ये इनके बीच का केस 1 है। तो यदि हम इस फोर्स का केस 1 में यदि हम फोर्स का स्टेप बनाए, केस 1, हम इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो इतनी बड़ी लंबी कहानी बताई है इसी को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं साफ साफ इसका मतलब क्या है। तो केस 1 में यदि हम फोर्स F का स्टेप बनाए तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका केस 1 हो गया। अब ये कहते हैं कि यदि हम इन दोनों को अनचार्ज स्फीयर से टच कराएं, इसको A को अलग अनचार्ज स्फीयर से टच कराएं, B को अलग अनचार्ज स्फीयर से टच कराएं। देखो यही डायग्राम बना हुआ है पिछला। ये देखो, A को इन्होंने अलग अनचार्ज स्फीयर से टच कराया, B को अलग अनचार्ज स्फीयर से टच कराया। तो जब हम अनचार्ज स्फीयर से टच कराते हैं तो होता क्या है, चार्ज आधे आधे बढ़ जाते हैं। मान लो
आप कोई चार्ज बॉडी लें जिसपे चार्ज Q हो, दूसरी बॉडी लें जिसपे चार्ज 0 हो, तो जब आप दोनों को टच करेंगे तो दोनों पे चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सम ऑफ चार्जेस बाई 2 हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अब इन्होंने यही किया, पहले ये 10 सेंटीमीटर पे थे, फिर उन्होंने अनचार्ज बॉडी से टच कराया तो दोनों के चार्ज आधे आधे हो गए। फिर केवल इन्होंने चार्ज को आधा आधा नहीं किया, उनके बीच की जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी उसे 5 सेंटीमीटर कर दिया। मैं आपको ये बात सिखा दूं, कभी भी दो चार्ज बॉडी आपस में टच करा दी जाए, आइडेंटिकल हो, तो दोनों पे चार्ज जो है वो सेम हो जाते हैं और जिसकी वैल्यू Q1 प्लस Q2 बाई 2 होती है। तभी कहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई चार्ज बॉडी ली, उसको अनचार्ज बॉडी 0 से टच करा दिया, तो दोनों पे चार्ज सेम हो जाएंगे, जो Q प्लस 0 बाई 2, Q प्लस 0 बाई 2 मतलब Q बाई 2 Q बाई 2 हो जाएगा। कुल मिला के चार्ज बॉडी जब अनचार्ज बॉडी से टच होती है तो चार्ज एक से दूसरे में जाने लगता है, तब तक जाता है जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। इस सवाल में यही किया कि भैया ए और बी दो चार्जेस थे, 10 सेंटीमीटर पे थे, फिर उन्हें अनचार्ज बॉडी से सेपरेटली टच कराया तो दोनों के चार्ज आधे आधे हो गए, ये भी Q बाई 2 हो गया, ये भी Q बाई 2 हो गया। पहले डिस्टेंस R मान लीजिए 10 सेंटीमीटर थी तो आप 5 सेंटीमीटर कर दी, मतलब R बाई 2 कर दी गई। तो न्यू फोर्स डिस्कस करना चाहता है, यही चीज है। देखिए ए और बी 10 सेंटीमीटर पे थे, मान लो चार्ज Q था, मान लो हो गया फोर्स F। अब ए को अलग चार्ज बॉडी से कनेक्ट करा दिया गया, अनचार्ज बॉडी से, बी को अलग अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करा दिया गया। तो जब अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कराओगे तो ये Q का आधा चार्ज उसमें चला जाएगा, तो ये Q बाई 2 हो जाएगा। ये भी बी भी अनचार्ज बॉडी से टच कराने पे इसका चार्ज भी आधा हो गया। आपने इस गैप को 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब R बाई 2 हो गया। अब जरा नया फोर्स बनाओ, तो फॉर्मूला लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 है Q बाई 2, Q2 है Q बाई 2 और ये गैप भी आधा हो गया R बाई 2 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा Q स्क्वायर बाई 4, ये बन जाएगा R स्क्वायर बाई 4, कट जाएगा तो ये तो फिर वही बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, पुरानी वाली ही है, F डैश बराबर F, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुल मिला के आज हमने ये सीखा कि दो चार्जेस के बीच जब भी आपको फोर्स निकालना है तो आपका फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो म्यूचुअल नेचर का है, जितना पहला वाला दूसरे पे लगाएगा उतना दूसरा वाला पहले पे लगाएगा। तो यदि बोला जाए पहले वाला दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, या दूसरे वाला पहले पे कितना फोर्स लगा रहा है, या दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स क्या है, तीनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक। तीसरी बात कि जब भी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में R कैप लिख देंगे। यदि R कैप को आपने ब्रेक कर लिया, वेक्टर R अपॉन मॉड R कर दिया, तो यही फॉर्मूला बदल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R अपॉन R क्यूब हो जाएगा। और वेक्टर R कौन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1। तो जितने भी वेक्टर फॉर्म वाले सवाल होंगे उसमें आप इसका ध्यान रखेंगे। अट्रैक्शन है तो वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन होगा, रिपल्शन है तो प्लस साइन से काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लगे रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए।